गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल एक टॉपिक हम कर रहे थे और टॉपिक का नाम है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। और आई थिंक ये ऊपर के 4 और 5 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए थे और आज हमें लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ने हैं। चलो जी बच्चों देखते हैं। हाँ जी, कल क्या देखा था? प्रिकॉशंस में हमने देखा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और कल मैंने लास्ट में जाते आते आपने पढ़ाने नहीं दिया था, तो एक बार वापस से देखते हैं जल्दी से। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बच्चों नेशनल इनकम में हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट, द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो सेल और परचेज होती है सेकंड हैंड गुड्स की, उसे भी हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। क्यों नहीं करते? बिकॉज इसको हमने उस टाइम पे काउंट कर लिया होगा जिस टाइम पे इसका प्रोडक्शन हुआ था पहली बार। प्रोडक्शन तो पहली बार ही होता है। जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ था उस साल में हमने इसे नेशनल इनकम में काउंट कर लिया था। तो दैट्स व्हाई अभी अगर ये वापस से इसकी खरीदी बेची होती है दोबारा से या तीसरी बार चौथी बार, तो हम इसे काउंट करके नहीं चलेंगे। लेकिन हमने एक पॉइंट यहाँ पे और देखा था कि इस इन गुड्स को अगर सेल और परचेज कराने में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंसान ने हेल्प की है और उसने अपना एक चार्ज किया है इसके लिए, सेल और परचेज कराने के लिए कमीशन चार्ज किया, तो वो कमीशन एक प्रोडक्टिव सर्विस है, तो उसे हम नेशनल इनकम में काउंट करके चलेंगे। OLX का एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हुआ है वो किसका? सर्विसेज का, वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये जो सर्विस है ये मार्केट में इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। इनकी मार्केट में हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इसको हम काउंट करके नहीं चलेंगे। जबकि प्रोडक्शन अगर हमने किया है गुड्स का सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो इंक्लूड होगा किसमें? नेशनल इनकम में। ठीक है, क्योंकि इनकी क्या की जा सकती है, जो गुड्स है जो हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या किए है, प्रोड्यूस किए हैं, इनकी मार्केट में जो वैल्यू है वो एस्टिमेट की जा सकती है। नेक्स्ट है, आज जो हमें नया पॉइंट पढ़ना है बच्चों, ये थोड़ा अजीबोगरीब सा पॉइंट है, लेकिन इसको एज इट इज हम देख के चलेंगे। इसका लॉजिक भी मैं आपको दूंगा। द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। जो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड। वो हम इंक्लूड करेंगे किसमें? नेशनल इनकम में। नमन भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं आप क्या बोल रहे हो, आप थोड़ा बताओ। बेटा हम लोग जो अपने घर में रहते हैं, रेंटेड हाउस में नहीं, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज में, अपने जो हम घर में रहते हैं वो, उसका कोई हम रेंट तो पे करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वो सर्विसेज एंजॉय करते हैं अपने हाउस की। किसके जैसा? जैसे कि हमने किस पे लिया हो? रेंट पे लिया हो। कि काश अगर हम ये अपने घर में ना रहते और हम कहाँ पे रहते, किसी रेंटेड हाउस में रहते, तो हम वहां पे क्या देते? रेंट देते। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम अपने घर में खुद ना रहते, किसी और को देते, तो रेंट पे देते ना, तो इसकी मार्केट में वैल्यू क्या की जा सकती है? एस्टिमेट की जा सकती है सिमिलर अकोमोडेशन की बेसिस पे। तो दैट्स व्हाई इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, मैंने इधर लिखा भी है बच्चों, सावधान इंडिया, थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से देख के चलना। जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है किसकी? ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज की, शुड बी इंक्लूडेड। उसे हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउसेज, जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं, डू नॉट पे एनी रेंट, वो क्या नहीं देते? कोई भी रेंट नहीं देते। बट दे एंजॉय हाउसिंग सर्विसेज सिमिलर टू दोज पीपल हु स्टे इन रेंटेड हाउसेज। लेकिन ये लोग ऐसी ही सर्विसेज क्या कर रहे हैं? अवेल कर रहे हैं, जैसे कि कोई रेंटेड हाउस में अवेल करता है। Therefore, the value of such housing services is estimated according to the market rent of similar accommodation. तो हम इस तरह की हाउसिंग सर्विसेज की वैल्यू काउंट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग?
कि अगर ये ही सर्विसेज, सिमिलर सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती है तो वो कितने में आती है, तो वो वैल्यू एस्टिमेट करके हम नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे। सच एस्टिमेटेड रेंट इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। उस तरह के रेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं। थोड़ा अटपटा सा पॉइंट आपको लगेगा, हमारे घर में हम ही रह रहे हैं, पैसा नहीं देते, फिर भी नेशनल इनकम में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है। और जब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे तो इनकम मेथड में भी ये वापस से वहां पे क्लैरिफिकेशन देगा इस चीज के लिए, बाकी वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, या जिसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। प्रॉपर कैसे बोलेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। ये तो हमें पता ही है। कहाँ पे काउंट करते हैं हम इसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट में। वैल्यू ऑफ आउटपुट में करते हैं ना चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं। एक तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने होते हैं, दूसरा सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं लेनी होती है, लेकिन अगर उनको बिकवाने के लिए कोई कमीशन दिया है तो वो हम काउंट करके चलेंगे। खुद के लिए सर्विस जनरेट की है तो वो काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर गुड्स का क्या किया? कंजप्शन किया है पर्सनली हमने, है ना, तो गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ है और जो हमने सेल्फ कंजप्शन किया है उसका, तो वो काउंट करेंगे। और अपने घर की हम वैल्यू लेंगे किसके जैसा? जैसा हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे हम मार्केट में कोई रेंटेड हाउस हमने लेके रखा है। और चेंज इन स्टॉक के बारे में तो आपको पता ही है। तो इसी के साथ साथ बच्चे टॉपिक पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनकम मेथड। देखो इस मेथड में ऐसा जितना टेक्निकल कौन था? वैल्यू एडेड मेथड था। उतना टेक्निकल मेथड ये नहीं है इनकम मेथड। इनकम मेथड से भी हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनकम मेथड के 5 कंपोनेंट होते हैं। देखो हम इनकम कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो जॉब करके कमा सकते हैं। तो जॉब करने पे सारे बच्चों को पता है हमें सैलरी मिलती है, लेकिन जब हम बिजनेस में पढ़ते हैं तो केवल सैलरी नहीं मिलती, ओवरऑल ओवरऑल जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, जो भी हमें पेमेंट मिलती है, हम वो काउंट करके चलते हैं, वो पेरोल शीट में आते हैं। और उसको टेक्निकली बोलते हैं बच्चों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब मैंने लास्ट टाइम आपको एनएफआईए पढ़ाया था तो कंपोनेंट में वहां पे पढ़ा रहा था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। पहला कंपोनेंट क्या होता है? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो इसके बारे में पता है हमें कि मेजर मेजर तौर पे इनकम मेथड में वो हेड्स लिए, वो हेडिंग ली है कि जिनसे हम पैसा कमाते हैं। कि जैसे पैसा कैसे कमा सकते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोले तो मतलब जॉब करके कमा सकते हैं। दूसरा हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? रेंट से कमा सकते हैं और रॉयल्टी से कमा सकते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसे लेट आउट करके रखी है, तो वो प्रॉपर्टी से हम क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो वो आएगा इसमें। रॉयल्टी क्या होती है नमन भैया? रॉयल्टी होती है कि लेट सपोज जैसे कोई एक ऑथर बुक लिखता है, तो जब जब भी उस बुक की सेलिंग होगी तो उसका एक पार्ट उस ऑथर को जाएगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ऐसे ही जैसे कोई सिंगर है तो उसने कोई अपनी म्यूजिक एल्बम बनाई, कोई सॉन्ग बनाया, अब जब जब भी वो म्यूजिक चलेगा, है ना, परमिशन, कोई भी अगर उसे यूज करेगा तो परमिशन लेके करेगा। तो उस म्यूजिक को जब जब भी कोई यूज करेगा परमिशन लेकर, परमिशन कैसे मिलती है? पैसों से। तो वो जो सिंगर है उसको क्या मिलेगी? वो अमाउंट मिलेगी किसकी फॉर्म में? रॉयल्टी की फॉर्म में। तो रॉयल्टी एक ऐसी पेमेंट होती है जो रिकरिंग बेसिस पे एक कोई चीज को डेवलप करने के बाद हमें मिलती रहती है, तो वो रॉयल्टी होती है। ठीक है ना? तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर, पहला जो इसका कंपोनेंट है इनकम मेथड का वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा है बच्चों, ये इसके भी बच्चे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा है बच्चों इंटरेस्ट। हम पैसा कैसे भी कमा सकते हैं? हम पैसा कमा सकते हैं लोन दे करके। तो वो लोन के ऊपर जो हमने दिया है वो जो हमें मिलेगा बदले में, वो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो वो हमारी इनकम है। तो इसे काउंट करके चलेंगे हम किसमें? इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि हम पैसा कैसे भी कमा सकते हैं, बिजनेस करके हम क्या कर सकते हैं? पैसा बना सकते हैं, तो वो लेंगे। देखो मेजर मेजर जो हेड है वो तो सब यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि कौन? पहला पहला कौन है? बोलो ना। अरे पहला कौन है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा इंटरेस्ट। चौथा प्रॉफिट। और अभी क्या है कि देखो बिजनेस से जो पैसा होता है वो हमने ले लिया प्रॉफिट की फॉर्म में जो हम कमाते हैं। सैलरी की फॉर्म में जो पैसा आता है जॉब करके वो हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ले लिया। और हमने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करके जो पैसा बनाया वो हमने किस में ले लिया? हाँ बोलो ना, किस में लिया हमने? अरे रेंट में लिया।
और जो रॉयल्टी है वो उसी में हमने मतलब अलग से ले लिया, प्रॉपर कंबाइंड हेडिंग है रेंट एंड रॉयल्टी। और जो हमने लोन दे करके पैसा लिया बदले में वो इंटरेस्ट हमने ले लिया। मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे तो जिन जिन तरीकों से हम पैसा कमाते हैं वो सब हमने काउंट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे मार्केट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन इन द सेंस शॉपकीपर्स वगैरह हो गए, है ना, बार्बर वगैरह हो गए, इन सब की इनकम को अब सेपरेट हेडिंग तो नहीं बनाएंगे, मेजर मेजर हेड तो हमने ले लिए, इन सब की इनकम को एक हेडिंग में डाल दी हमने मिक्स्ड इनकम बोल के। ये जो देखो आप यहाँ पे लास्ट हेडिंग है मिक्स्ड इनकम। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ऐसे करके ये क्या हो जाएंगे, 5 कंपोनेंट होते किसके, नेशनल इनकम के। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट और पांचवा मिक्स्ड इनकम। ख्याल रहे बच्चों इन पांचों कंपोनेंट को जोड़ करके ऐड ऑन कर करके हमें डायरेक्टली क्या मिलती है, डोमेस्टिक इनकम मिलती है। आप आपने अगर देखा होगा तो जो वैल्यू एडिड मेथड होता है, वैल्यू एडिड में अपन लोग क्या निकालते हैं, सारी चीजों को फाइनलाइज करके अपने को जो मिलता है वो क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी, देन उसमें एडजस्टमेंट करके हम नेशनल इनकम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली ही 5 कंपोनेंट को ऐड ऑन करके आपको क्या मिल रहा है, बोलो ना, डोमेस्टिक इनकम। क्या मिल रही है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोले तो एनडीपी एट एफसी। सही है सोनो, आगे चल सकते हैं क्या? ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया। देखो इस मेथड में मेरे को ऐसे ऊपर से ज्यादा बताने के लिए चीजें नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिटेल में जब हम 1 बाय 1 हेडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे आपको जहां पे हम चीजों को समझ सकते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, इसका टेक्स्ट पढ़ना चालू करते हैं। Income method. According to this method, all the incomes that accrue to the factors of production, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो सारी इनकम होती है जो कमाई है, एक्रू एक अकाउंटिंग वर्ड है, एक्रू का मतलब होता है अर्न, ठीक है ना। जो सारी इनकम किसने कमाई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाई है, जिन्होंने हेल्प की है प्रोडक्शन करने में, बाय वे ऑफ वेजेस। और किसकी फॉर्म में कमाई है, वेजेस की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, रेंट और इंटरेस्ट की फॉर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर सम्ड अप। उन्हें हम टोटल कर देते हैं टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। किसको ऑब्टेन करने के लिए, नेशनल इनकम को ऑब्टेन करने के लिए। इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड। क्यों बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड, बिकॉज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके हिस्से का जो शेयर है, जो उन्होंने क्या की है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प की है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है उन्होंने, उनके हिस्से का जो उन्हें मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो शेयर ही तो है। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड, कि जो उन्होंने अपनी सर्विस रेंडर की है उनके हिस्से का हमने उन्हें क्या कर दिया, उनका शेयर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड भी बोलते हैं इसको। और फैक्टर पेमेंट मेथड, अरे जो चीज आपके लिए इनकम है वो मेरे लिए क्या है, बोलो ना, एक्सपेंसेस है, मेरे लिए वो पेमेंट है। तो इसे इनकम मेथड तो ये है, लेकिन मेरे एंगल से देखोगे तो फैक्टर पेमेंट मेथड हो जाएगा अगर मैं फैक्ट्री वाला हूं तो। सही है। चलो इसके कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। हाँ जी, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ जी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो क्या लिखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोले तो सीओई। सीओई रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज, जो हमने अमाउंट पे की है, किसको, एम्प्लॉइज को। किसने पे की है, एम्प्लॉयर ने पे की है, मालिक ने पे की है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने पे की है जो एम्प्लॉइज को, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि अब उन्होंने अपनी क्या प्रोवाइड कराई है, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड कराई है। इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स, इसमें वो सारी पेमेंट्स आएगी और वो सारे बेनिफिट्स आएंगे बच्चों। पेमेंट भी आएगी और बेनिफिट भी आएंगे। पेमेंट कौन सी, अरे जो हमने बेसिक सैलरी दी है या बाकी डियरनेस अलाउंस हमने पे किया। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, सारे बच्चों को पता, बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ के आते हैं। डियरनेस अलाउंस वो अलाउंस होता है, वो पैसा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन देता है किसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, बोलो ना, महंगाई के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, डीए बोलते हैं। तो इसमें सारी पेमेंट आएगी, कोई भी किसी भी टाइप का क्या हो, अलाउंस हो। एक आधा अलाउंस रहता है जो नहीं आएगा, जैसे कि वो मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे पढ़ेंगे ना, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो,
तो इसमें वो सारे पेमेंट और वो सारे बेनिफिट आते हैं विच द एम्प्लॉइज रिसीव, जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली मिले और चाहे इनडायरेक्टली मिले। देखो डायरेक्टली तो क्या मिलती है, पेमेंट्स मिलती है, मतलब अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ये आपकी बेसिक सैलरी वगैरह हो गई। और बेनिफिट्स ये बच्चों पर्क्स होते हैं, बिजनेस में हम पढ़ के आते हैं पर्क्स, जिन्हें पर्क्विजिट्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें आएगी यहाँ पे, है ना। तो डायरेक्टली तो आपको क्या मिलती है बच्चों, पेमेंट मिलती है, और इनडायरेक्टली क्या मिलते हैं आपको, बेनिफिट मिलते हैं। किससे मिले हैं, जो एम्प्लॉयर से मिले हैं, तो वो सब हम यहाँ पे काउंट करके चलेंगे। और सीओई के बच्चों कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। देखते हैं पहला क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। या तो आपको वेजेस एंड सैलरीज किस में मिली है, कैश में मिली है। अरे आपने अपनी सर्विस दी और आपको पैसा मिला, सिंपल। इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, इसमें वो सारे बेनिफिट आएंगे जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंसेस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो हम उधर इंसेंटिव में भी पढ़ के आते हैं, बिजनेस में मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं ना, तो वहां पे पढ़ के आती है, ठीक है ना। हालांकि वहां पे जो सारे इंसेंटिव होते हैं जो मॉनेटरी, वो कौन से होते हैं, अरे वो पीपी काय को बढ़ा रहा है, बीपी चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। उन सारे इंसेंटिव को हमने यहाँ पे देखो दो हेडिंग में क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। जो सीधा पैसा जा रहा है उन्हें तो ये बोल रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा जो पैसा नहीं जा रहा है, जो फैसिलिटीज जा रही है, यानी कि जो बेनिफिट हम दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है जो अदर देन कैश हमने क्या किया है, अपने एम्प्लॉइज को पे किया है, ठीक है। चलो अब आगे इसको पढ़ने से पहले एक चीज आपको बताता हूँ। लेट सपोज बच्चों हुआ ये कि हमारी एक फैक्ट्री जो है, हमारी एक फैक्ट्री है भारत में, और काफी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं, और हम आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे किसी बिजनेस पर्पज से। और हुआ यूं कि हमारे पीछे फैक्ट्री में लग गई आग। तो एक एम्प्लॉय ने वो आग को रोकने के लिए बहुत सारा खर्चा किया, ठीक है ना। जैसे वो उसने फायर ब्रिगेड बुलाई, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया, उसमें पैसा खर्च किया, ठीक है। और भी बहुत छोटा मोटा खर्चा किया उसने, लेट सपोज उसने 1 लाख रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब हमें पता पड़ा कि ऐसे हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज ने संभाल लिया। अब आकर के वो जो हमारे एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए खर्च किए, हमने उसे वो पे कर दिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या वो उसकी सैलरी में काउंट होंगे, बोलो, क्या उसकी सैलरी में काउंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, सैलरी में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सैलरी में काउंट, अरे भाई वो उसकी सैलरी कोई ना है, वो खर्चा उसने अपनी जेब से किया था, हमने उसे क्या कर दिया, पे कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्या बोलते हैं, रिम्बर्समेंट। कि जो पहले मैंने अपनी जेब से खर्च किया पैसा, वो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से वापस मिल गया। तो ये मेरी सैलरी नहीं है, आप मुझे बताओ इसे क्या हम काउंट करके चलेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, नहीं, इसे सीओई में हम काउंट नहीं करेंगे, ये उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये तो उसने अपनी जेब से खर्च किया था, हमने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। यस और नो, हाँ बोलो ना, बिल्कुल सही बात है कि ये उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो हमने उसे रिम्बर्स किया है जो उसने अपनी जेब से पे किया था। सही बात है कि नहीं है। चलो देखते हैं, हाउएवर एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, ये तो हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, ये उसकी सैलरी नहीं है, खर्चा है हमारा, तो हम तो किस में डालेंगे इसे, इंटरमीडिएट कंजप्शन में डालेंगे। हाउएवर एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, जो उसे हमने रिम्बर्समेंट किया है किसी बिजनेस एक्सपेंस का जो उसने हमारे बिहाफ पे किया था, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय विल बी एक्सक्लूडेड, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्सक्लूड करेंगे किससे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई से। एज सच एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये उसकी इनकम नहीं है, ये तो हमारा क्या है, खर्चा है, और हम इसे किस में डालेंगे, अपने पी&एल में डालेंगे, तो हमारे आईसी का पार्ट बनेगा ये। कोई डाउट है आपको, आगे चल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड यानी कि जो आपको वेजेस और सैलरी मिली है, लेकिन मनी की फॉर्म में नहीं मिली, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिली है। मतलब मॉनेटरी से मतलब ऐसे मत सोचना, चलो मैं क्लियर ही कर देता हूँ, मॉनेटरी इन द सेंस कि सीधा सीधा पैसा नहीं मिला है आपको, आपको फैसिलिटीज मिली है। क्या मिली है, फैसिलिटीज अदर देन कैश, उसको बोलते हैं इन काइंड, ठीक है ना। तो वेजेस एंड सैलरीज जो आपको अदर देन कैश मिली है, वो कैसे मिल सकती है, अरे बोला ना अभी आपको, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, या बाकी आपकी आपको एक टाइप से
उसको बोलते हैं ना, वो हमने पिछला से पढ़ा हाउस रेंट अलाउंस HRA, तो वो सब तो ऊपर आ जाएंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में। लेकिन अगर हमने उसे मेडिकल फैसिलिटी दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, मेडिकल फैसिलिटी कि वो कह रहा है कि साहब अगर मेरी वाइफ बीमार हो, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो क्या आप मेरे को पैसा दोगे? हम कह रहे पैसा नहीं देंगे, हमारा ही हॉस्पिटल है, उसी में ट्रीटमेंट करा लेना। अगर मेरे बच्चों की एजुकेशन का फीस का पैसा दे दो, नहीं नहीं देंगे, हमारा ही स्कूल है, उसमें अपने बच्चे का एडमिशन करा, कोई भी तेरे से पैसा नहीं लेंगे। तो हम इस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं उसे। वो हम उसे HRA नहीं दे रहे, हाउस रेंट अलाउंस, हम उसे RFA दे रहे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमारे ही फ्लैट है, हमने उसे फ्लैट प्रोवाइड कराए थे। तो ये अदर देन कैश हो गए। तो ये हम किस में लेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में लेंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। इसमें वो सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आएंगे लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। मैंने यूनिक एग्जांपल दिया आपको। रेंट फ्री अकोमोडेशन बोले तो RFA, फ्री में फ्लैट देना। अरे फ्लैट उसके नाम नहीं कर दिया, रहने के लिए दिया है। कैब फैसिलिटी हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेना, और एजुकेशनल फैसिलिटीज कि हम अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इनकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, उसको हम किस में काउंट करके चलेंगे? नेशनल इनकम में काउंट करके चलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जैसे एक पोस्टमैन है, ठीक है ना, कुछ ऐसी जॉब होती है जहाँ पे कुछ इस तरह की हम फैसिलिटी देते हैं जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। जैसे कि पोस्टमैन को हमने क्या प्रोवाइड कराई? यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई, या उसको एक्टिवा प्रोवाइड कराया, ठीक है ना। वो एक्टिवा क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं हम, या साइकिल क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? बिकॉज वो चिट्ठी बांटेगा, ठीक है ना। अब वो एक्टिवा में हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, या हमने उसे एक्टिवा दिया, ठीक है ना, चलाने के लिए, वो चिट्ठी बांटने के लिए, ऐसा। तो अब हम उसे 2,000 रुपए का, सॉरी 200 रुपए का, लेट सपोज हम डेली क्या डलवा रहे हैं? पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठीक है ना। और तो महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपए का। हम बोलने लगे भाई ये तेरी सैलरी है, तो बोला वो मानेगा क्या? वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज वो मेरे को कोई ना मिल रहा है एज अ पोस्टमैन, है ना। वो तो क्या है, वो चिट्ठी बांटने के लिए जरूरी है। यूनिफॉर्म पहन रहे, यूनिफॉर्म का भी पैसा जोड़ दे रहे, नहीं भाई यूनिफॉर्म तुम पहनवा रहे हो मेरे को, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, उनको यूनिफॉर्म पहननी होती है, तो वो यूनिफॉर्म का पैसा उनकी उसमें सैलरी में काउंट नहीं करेंगे हम। या दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी फैक्ट्री में जहाँ पे आयरन फर्नेस लगी हुई है ना, 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पे हम क्या करते हैं? लोहे को पिघलाने का काम करते हैं, मोल्ड करने का काम करते हैं। तो वहां पे हमने अपने अपने एम्प्लॉइज को सेफ्टी सूट दिया है 20,000 रुपए का, ठीक है। हम कह रहे हैं कि तेरी सैलरी का पार्ट है, भाई वो नहीं मानेगा। वो वैसे भी उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सेफ्टी मेजर्स के तौर पे हमने उसे दिया है, वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसी फैसिलिटी हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं जो जरूरी होती है क्या करने के लिए? काम करने के लिए। एंड इन विच एम्प्लॉइज डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे एम्प्लॉइज की कोई अपनी खुद की क्या भी नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, मतलब उसे पहननी है वो यूनिफॉर्म, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन है उसके पास, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। अब ऐसे देखो, जैसे क्या है, हम क्या कह रहे हैं? हम सारे एम्प्लॉइज को खुश होकर के अदर, मतलब खुश नहीं, नहीं गलत हो जाएगा ये तो। हम अपने एम्प्लॉइज को बाकी क्या दे रहे हैं? जीन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हमारे यहाँ पे हम एक पार्टी अरेंज कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहां पे ऑप्शन है, वहां पे ऑप्शन है, वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये वाली चीज नहीं लेंगे, ये तो उसकी सैलरी में क्या करके चलेंगे? हम काउंट करके चलेंगे भाई। अब हम तो देख दे रहे हैं, है ना, वो पार्टी करने के लिए। अब बाकी तू ले या ना ले वो तेरा ऑप्शन, लेकिन जहाँ पे उसकी मर्जी नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म हो गई पुलिस डिपार्टमेंट में, या सेफ्टी सूट हो गया, तो वो काउंट नहीं करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न ड्यूरिंग वर्क ओनली। अगर कोई यूनिफॉर्म अगर आप पहनते हो और आपने वो प्रोवाइड कराई है वर्क के दौरान, और व्हीकल टू बी यूज्ड फॉर वर्क ओनली, जैसे मैंने पोस्टमैन का एग्जांपल दिया था, सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इस तरह की चीजें जो होती है, उन पे जो खर्चा किया गया होता है, वो बिजनेस एंटरप्राइज का इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। तो यस और नो? बिल्कुल। आज के लिए बच्चों बस इतना ही करते हैं, टाइम आपका हो रहा है, ठीक है ना। क्लास भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, और बाकी इसकी जो थर्ड हेडिंग है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।